गुड मॉर्निंग। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में हम बात कर रहे थे कि बिजनेस में ऐसे कौन कौन से व्यय हैं जो सीधे तौर पर स्वीकृत किए जाते हैं। तो कुछ व्ययों के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे भवन से संबंधित है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन से संबंधित है, डेप्रिसिएशन है, और वैज्ञानिक अनुसंधान पर जो व्यय किए जाते हैं उनके बारे में तो हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसी में ये स्वीकृत व्यय चल रहे हैं। अभी तक 3 पॉइंट हमने किए थे। तो 4th पॉइंट जो है वो है पेटेंट कॉपीराइट। पेटेंट कॉपीराइट के व्ययों की जो छूट है उसकी बात कर रहे हैं। तो पेटेंट कॉपीराइट के व्ययों की छूट के बारे में सीधा सा नियम है कि इनके ऊपर इनको इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति माना जाएगा और इनके ऊपर मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन की जो छूट है वो दी जाएगी। मैंने जब आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर बताया था तो उसमें इन संपत्तियों के ऊपर जो मूल्यह्रास लगाया जाना है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अच्छा, एक और बात करें कि मान लो पेटेंट और कॉपीराइट को सेल कर दें, हम बेच दें, तो बेचने से जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट भी अपने को बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है दूर संचार सेवाएं। दूर संचार सेवाओं के लाइसेंस प्राप्त करने का खर्च। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, दूर संचार सेवाएं, मान लो आपने उसका लाइसेंस लिया है। अब लाइसेंस लिया है तो लाइसेंस के खर्चे को कैसे हम स्वीकृत करेंगे? तो इसके लिए सीधी सी बात है कि लाइसेंस की अवधि देखनी है आपको। मतलब लाइसेंस कितने सालों के लिए मिला है, उतने साल में बराबर समान रूप से इक्वली उस खर्चे को स्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई ज्यादा माथापच्ची या दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए यदि आप कोई भुगतान कर रहे हो, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यदि आपने कोई पैसा दिया है, कोई भुगतान किया है, कोई खर्चा किया है, तो वो खर्चा भी स्पष्ट रूप से स्वीकृत मान लिया जाएगा। अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजनाएं के लिए यदि कोई खर्चा किया जा रहा है तो वो खर्चा भी पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिया जाएगा। उसके बाद आता है प्रारंभिक व्यय। जैसे कंपनी वगैरह होती है, स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चों को प्रारंभिक व्यय कहते हैं। तो उन खर्चों की कटौती किस तरह से दी जाएगी? तो प्रारंभिक व्यय में सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है कि योजना की जो लागत है, मतलब जो आपने स्कीम बनाई है उसकी जो कॉस्ट है, योजना की लागत या पूंजी के 5% तक व्यय को स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो योजना की लागत, योजना की जो लागत है अपनी, वो स्वीकृत कर सकते हैं, या पूंजी का 5%। एक तो ये, और जो खर्चा हुआ है उसका 1/5 भाग, दोनों में से जो कम हो वो स्वीकृत कर दिया जाएगा। 1/5 भाग का मतलब 5 समान वार्षिक किस्तें हो गई, 5 किस्तों में हमें उसकी छूट दे देनी। ठीक है ना। उसके बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यदि स्कीम है अपनी कोई, VRS कहते हैं जिसको हम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए हमने कोई स्कीम दी है और उसके लिए कोई कंपेंसेशन, मतलब क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है, तो जितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है उसकी छूट भी 5 समान किस्तों में मिलेगी। मतलब जितना पैसा दिया है उसका 1/5 भाग प्रति वर्ष आप जो है वो स्वीकृत कर सकते हैं। उसके बाद
खनिज पदार्थों की खोज पर यदि कोई व्यय किया जाए तो उसका 1/10 भाग, उस खर्चे का 1/10 भाग स्वीकृत किया जाना है। मतलब उसकी कटौती 10 समान वार्षिक किस्तों में दे दी जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा अन्य व्यय जो होते हैं, जो सीधे सीधे स्वीकृत होते हैं, उनमें क्या क्या है देखो। प्रीमियम, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि है तो आपको सीधी स्वीकृत करनी है। कर्मचारियों को कोई बोनस वो कमीशन आप दे रहे हो, वो भी सीधे सीधे स्वीकृत करने हैं। कोई ब्याज है, मान लो आपने लोन ले रखा है, उसके ऊपर ब्याज चुका रहे हो, या ऋण पत्र है, डिवेंचर्स हैं, उनके ऊपर ब्याज चुका रहे हो। ठीक है ना, तो उनको भी आपको स्वीकृत करना है। इसी तरह से शून्य कूपन बॉन्ड होते हैं, 0 कूपन बॉन्ड पर जो बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट। 0 कूपन बॉन्ड क्या होता है, कंपनी जो है वो अपने बॉन्ड्स को मतलब बहुत हेवी डिस्काउंट पे इश्यू करती है, तो उनके ऊपर ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो बट्टा है ना, तो उस बट्टे को जितने साल की अवधि है उतने साल में बांट देंगे। मान लो बॉन्ड आपके 10 साल के लिए इशू किए हैं, तो जितना उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है आपने, बट्टा दिया है, उसको 10 समान किस्तों में डिवाइड करके और उस उतने खर्चे की स्वीकृति दे दी जाएगी। तो 0 कूपन बॉन्ड का बट्टा हो गया। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यदि कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो आप, या अनुमोदित प्रमाणित फंड है, तो उसमें भी जितना आप कंट्रीब्यूशन अनुदान दे रहे हो वो भी पूर्ण रूप से अपने को स्वीकृत करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मेंटेप्स होता है, डूबत ऋण है, पशुओं की हानि है, लाइव स्टॉक का लॉस हो रहा है अपने को। मान लो लाइव स्टॉक ऐसे अपनी संपत्ति होती है, लेकिन मान लो कोई मर जाए जंतु, तो उसका जो नुकसान होगा वो भी स्वीकृत हो जाएगा। इसके अलावा एसटीटी है, प्रतिभूति लेन देन कर, मतलब आप शेयर यदि खरीदते बेचते हो तो उसके ऊपर जो कर टैक्स लगता है, जिसको हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर कहते हैं, उसकी भी छूट आपको सामान्य रूप से लेनी है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वस्तु लेन देन कर है, उसकी छूट भी आपको देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये जितने खर्चे अभी आपको बताए, ये फर्स्ट कैटेगरी के खर्चे हैं, जिसमें स्पष्टतया स्वीकृत हुए हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है भाई इनके बारे में। ये खर्चा जितना आपको बताया है मैंने, या तो पूरा या जितना भाग बताया है उतना आपको स्वीकृत करना ही है। कोई नियम, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके आड़े नहीं आएंगे, आप तो आराम से इन खर्चों को स्वीकृत कर सकते हैं। चलो, ये तो फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है कि स्पष्ट रूप से जो स्वीकृत है वे है, उनके बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद में देखो आप सेकेंड नंबर पे आएंगे अपने हैं, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत है। वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ऐसे खर्चे जो वाणिज्य के सामान्य सिद्धांत है स्वीकृत करने ही है आपको, उसमें सोचना भी नहीं है इनमें भी। ये भी आप एक तरह से ये मान लो कि स्पष्ट है स्वीकृत हुए ही है, क्योंकि वाणिज्य के सिद्धांत, कॉमर्स के प्रिंसिपल्स, रूल्स ये कहते हैं कि ये खर्चे स्वीकृत होंगे, तो उनमें सोचने की कहाँ थी। जैसे सबसे पहले माल के निर्माण, यदि माल का निर्माण कर रहे हो आप, तो निर्माण करने में जो भी खर्चा लग रहा है वो सारा का सारा स्वीकृति होना है, उसमें सोचने की बात नहीं है। और निर्माण नहीं कर रहे हो, क्रय कर रहे हो, तो क्रय से संबंधित जो खर्चे हैं वो सारे स्वीकृत हो जाएंगे। तो माल के निर्माण और क्रय से संबंधित जितना खर्चा है वो पूर्ण रूप से स्वीकृत होगा। लेकिन इसमें जैसे माल को आपने निजी प्रयोग में ले लिया तो वो स्वीकृत नहीं होगा, माल को दान में दे दिया वो स्वीकृत नहीं होगा,
माल को आपने पूंजी संपत्ति के रूप में प्रयोग ले लिया, वो स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि ये तो सामान्य सिद्धांत कहते भी नहीं। हम तो सामान्य सिद्धांत के आधार पर जो खर्चे स्वीकृत हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो स्वीकृत हो जाएंगे। उसके बाद में माल के विक्रय व वितरण से संबंधित यदि कोई खर्चा है, कोई भी खर्चा हो, विक्रय वितरण के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। हमारे डिलीवरी वैन रखी हुई है, उनका खर्चा है, एजेंट रखे हुए हैं, उनका कमीशन है, एजेंट की सैलरी है, पैकिंग का खर्चा है, मतलब विक्रय वितरण से संबंधित जो भी खर्चा है वो सारा का सारा स्वीकृत करना है अपने को। तीसरा, व्यापार के संचालन हेतु दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं, मतलब जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, कर्मचारियों की सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, बिजली पानी का भुगतान करना है, किराए का भुगतान करना है, मतलब जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं वो 100% स्वीकृत होते ही है, इसमें भी कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है ना। कर्मचारियों पर किए गए खर्च, कर्मचारियों पर जो भी खर्चा करोगे आप, कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हो, उनको कुछ सुविधाएं दे रहे हो, है ना, वो सब खर्चे क्या है कि स्वीकृत कर जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो अस्वीकृत करनी है, तो अप्रमाणित भविष्य निधि, सैलरी एड में बताया था मैंने आपको, अप्रमाणित भविष्य निधि में यदि मालिक अपना अंशदान कर रहा है तो उसको उसकी छूट स्वीकृति नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। या श्रम कल्याण कोष, श्रम कल्याण ट्रस्ट में भी अंशदान कर रहा है, उसकी भी छूट में नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत कारणों से किसी कर्मचारी को आपने कोई उपहार दे दिया, मतलब सारे कर्मचारियों को समान रूप से कोई गिफ्ट दे रहे हो तो छूट मिलेगी, और व्यक्तिगत रूप से किसी एक ही कर्मचारी को फायदा पहुंचाने के लिए आप उसको कोई छूट वगैरह दे रहे हो, कोई उपहार दे रहे हो, तो उसकी छूट भी मालिक को नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें बात होती है। उसके बाद कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं व्यापार में, कानूनी व्यय, कोई केस लड़ने के लिए खर्चा किया, वकील को फीस का भुगतान किया है, सब कुछ, देनदारों से मान लो ऋण वसूल करने के लिए कोई खर्चा किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा छूट गया उसके लिए केस किया है, उसके लिए कोई खर्चा किया है, तो कानूनी व्यय के जितने भी खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे के सारे स्वीकृत करने पड़ेंगे। लेकिन मान लो आपने कोई क्राइम करने के लिए कानूनी व्यय कर रहे हो, खुद ही क्राइम कर रहे हो, आप अवैध काम कर रहे हो और उसके लिए कानूनी खर्चा कर रहे हो और सोच रहे हो कि उसकी छूट मिलेगी, तो वो तो मिलेगी नहीं, आप भी समझते हो उस चीज को, ठीक है ना। उसके बाद विज्ञापन पर व्यय, एडवर्टाइजमेंट पर यदि आप कोई खर्चा कर रहे हो तो सारा का सारा छूट मिल जाएगी। तो माल बेचने के लिए विज्ञापन तो करना पड़ेगा, और विज्ञापन करने के लिए यदि आप कोई खर्चा कर रहे हो तो सारी की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि मान लो राजनीतिक दल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी मैगजीन में या उसकी पत्रिका में कोई विज्ञापन कर रहे हो आप, तो उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखने की बात है। उसके बाद टैक्स, टैक्स किसी भी तरह का हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, टैक्स की छूट आपको मिली जाएगी, उसमें कोई सोचने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि टैक्स व्यापार पे तो जीएसटी लगना है, इनकम टैक्स तो पर्सनल लगता है, इसलिए इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। व्यापार पे तो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, उसकी छूट मिल जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स जो होता है पर्सनल इनकम टैक्स, उसकी छूट नहीं मिलती। व्यापारी अपने खुद का पर्सनल इनकम टैक्स पे कर रहा है और व्यापार में उसकी छूट मांग रहा है खर्चे की, तो वो छूट उसको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसके अलावा आयकर की कार्यवाही पर भी, आयकर की कोई कार्यवाही पे का आपने खर्चा किया है तो उसकी छूट भी आपको स्पष्ट रूप से मिल ही जाएगी, उसमें भी सोचने की बात नहीं। इसके अलावा अन्य अब कोई भी खर्चा हो, वैसे सामान्य संचालन से संबंधित खर्चे आपको दिखाई दे जाएंगे और आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन से खर्चे हैं जो व्यापार के सामान्य संचालन से संबंधित है ना। ये तो मैंने एक मोटा मोटी आपको पूरी बातें बताई है। इसके अलावा और कोई सामान्य संचालन से संबंधित खर्चा है तो वो भी स्वीकृत होगा, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। एक तो स्पष्टतया स्वीकृत व्यय है, एक व्यापार से सामान्य संचालन से संबंधित जो व्यय है जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये भी आपको पूर्ण रूप से एक तरह से स्वीकृत हो जाएंगे, तो इनकी भी छूट मिल जाएगी। अब 2 हेडिंग अपने और बाकी रहेगी, एक अस्पष्टतया अस्वीकृत व्यय एक तो, और एक कुछ शर्तों को पूरी करने पर स्वीकृत व्यय। तो ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उनमें कौन कौन सी आइटम आएंगे
वो सब चीज़ें अपन को पता लग जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।